हद हो गया कि लगातार 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 वही 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 साहू साहू साहू। से 2014 के बाद सनातन धर्म में मोदेश्वरवाद को लागू किया जा रहा है, ये निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाएगा। नमस्कार, आपका स्वागत है। नौतप्पा की गर्मी जो है अपने चरम पर है। जैसे जैसे ही गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे जो है राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ने लगी है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का दूसरा वो बड़ा शहर है जहां पे सबसे ज्यादा राजनीति होती है और राजनीति की परिकाष्ठा इस तरह से होती है कि कैंडिडेट चयन से लेकर वोटिंग के पैटर्न तक सब बातों को लेकर यहाँ सवाल खड़े किए जाते हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार है जिन्होंने पूरे दिन इसी विषय पर चर्चा की है और अब ये जानना चाहेंगे कि राजनीतिक जो बदलाव लगातार छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं या कह ले पॉलिटिकल जो मैच्योरिटी है वो किस दिशा में बढ़ रही है और क्या ये जनता के हित में है, ये समझने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ से माफ कीजिएगा, पहला सवाल आपसे लेते हैं। ये देखना जा रहा है कि लगातार जो है साल दर साल राजनीतिक रूप से जो सरगर्मी है बिलासपुर में बढ़ती जा रही है और जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी जो है वो भी आपने बदलते हुए देखा है। यहाँ क्या लग रहा है कि इन सालों में छत्तीसगढ़ में जो राजनीतिक तौर पर जो मैच्योरिटी आई है, जो परिपक्वता आई है, वो किसी तरह से सकारात्मक दिशा में है या फिर इसका कोई दुष्प्रभाव भी हो सकता है? देखिए, भारत के संविधान ने सत्ता संचालन और सत्ता परिवर्तन का एक वैध तरीका हमको दिया है। यदि जनता, विशेषकर वो नागरिक जो वोट डालने के लिए कैपेबल हो चुके हैं, जब मताधिकार का उपयोग करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि मताधिकार के द्वारा कुछ जो परिवर्तन होने चाहिए वे उसके परिणाम उसको नहीं मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से मतदान करने वाले के मन में शंका आती है और जब उसके मन में शंका आती है तो उसका समाधान होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो निकाय, जो चुनाव संचालन करने वाली संस्थाएं हैं, अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो उस शंका को दूर करें। ये पहली बार देखने को मिल रहा है जब निर्वाचन आयोग को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं और बड़ा ही सायराना अंदाज में जो है इस बार जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी और उनकी पार्टी को जवाब दिया है। किस दिशा में है निर्वाचन आयोग? निर्वाचन आयोग, यदि देखिए, भारत देश के निर्वाचन आयोग की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय रही है। अन्य देशों में जब चुनाव होते हैं तो हमारे यहाँ से कुछ लोगों को वहाँ पे पर्यवेक्षक बना के बुलाया जाता है कि वहाँ की चुनाव प्रणाली को वो एक तरीके से सर्टिफिकेट दें। लेकिन यदि आज हमारा ही चुनाव आयोग जो है वो संदेह के घेरे में आ गया है तो वो भले किसी भी लीडर के लिए कटाक्ष करे, लेकिन एक्चुअली वो पूरे का पूरा कीचड़ उनके ऊपर खुद ही गिर रहा है। जी, चुनाव की चर्चा चली है तो बिल्कुल जो है हम न्यूक्लियर लेवल पे या छोटे अंश पे जाते हैं और बिलासपुर लोकसभा की चर्चा करते हैं। हमने देखा कि बिलासपुर लोकसभा में जो देवेंद्र यादव है या तोखन साहू हैं, उनके जो चुनाव लड़ने के तरीके में फ़र्क था। और मज़ेदार बात यह है कि दर्शकों को बताना चले कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम वोट जहाँ हुए हैं वो बिलासपुर लोकसभा है और इसके कई मायने हो सकते हैं। तो पहले तो यही सवाल आपसे जानना चाहेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते, ये कम वोट परसेंट का क्या मतलब होता है? कम वोट परसेंट का आशय यही हो रहा है कि जिला प्रशासन ने जिस तरह से कूद फान करके और तमाम प्रयास किए, पलायन करने वाले मज़दूरों को बुलाया गया, 2-2.5 लाख मज़दूर जो बाहर गए हुए हैं उनको बुलाया गया, उसके बावजूद भी मतदान का प्रतिशत कम होना ये इस बात को जाहिर करता है कि लोगों को मतदान के प्रति विश्वास नहीं है, रुचि नहीं है, राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों और नेताओं के ऊपर विश्वास नहीं है। वो जिस तरह से चाहते हैं या जिस तरह से बोला जाता है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही है और एक अविश्वास की भावना जो घर कर गई है, इसलिए लोगों का मतदान के प्रति रुझान कम हो गया है। इसका फ़ायदा किसको मिलेगा, तोखन साहू को या देवेंद्र यादव को? देखिए, इस पर जो है पहले तो ये कहा जाता था कि मतदान कम होने से इस पार्टी को लाभ मिलेगा, मतदान ज़्यादा होने से इस पार्टी को लाभ मिलेगा, लेकिन इस बार जो है ये दोनों परिस्थितियां जो है मुझे नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में जिस तरह से बिलासपुर लोकसभा में जो प्रतिस्पर्धा हुई है उसको लेकर के ये तो ज़रूर कहा जा सकता है कि परिणाम कुछ भी आ सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देखिए कि सिर्फ और सिर्फ मोदी के सहारे चुनाव लड़ा है। उनके सारे जितने जो चुनावी जो घोषणाएं थी, राम मंदिर 370 फलाना अमका ढमका जो भी है ना, तो ये सारी चीज़ें मैदान में नहीं दिखी है। लोगों को इसके प्रति कोई रुचि नहीं रहा है। जी, ये कहना जो है बड़ी जो है अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस वक्त जो है पूरे देश में इस बात की चर्चा चल रही है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने ये कह दिया कि हम भगवान हो गए हैं और
हमारा इशारा जो है हमारे दर्शक समझते हैं कि किसने क्यों कहा है इसको। कुछ और लोगों से जानना चाहिए, गैर पॉलिटिकल लोगों से भी ये जानना चाहेंगे कि जब राजनीतिक दल के लोग स्वयं को भगवान भी घोषित करते हैं तो उनके जो कहने का वो जो मतलब होता है, तात्पर्य होता है, वो क्या होता है? देखिए, मैं इस विषय पे इसलिए एक चीज़ बताना चाहूँगा। हमारे शास्त्रों में लिखा है और एक शब्दावली है, अहम ब्रह्मास्मि। अर्थ किस कदर लगाया जाता है उस विषय पे वो जनमत अपना, जनता का अपना विचारधारा है। और देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री यदि अपने आप को ब्रह्म कहा है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है ये तो वो बता ही नहीं पाए। उनको बताना था कि क्या शास्त्रों के आधार पे वो अहम ब्रह्मास्मि कह रहे हैं या स्वयं को ही ब्रह्म बोल रहे हैं। दो अर्थ है इसका, या स्वयं को ब्रह्म मान लिए हैं तो ये घमंड से भरा हुआ शब्द है। लेकिन अगर शास्त्रार्थ बोला जाए तो शास्त्र में अक्सर कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि। हर मनुष्य के अंदर, आपके अंदर भी वो प्रभु के ईश्वर का अंश है, इसलिए कहा गया शास्त्र में अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से कहे हैं, इसका तात्पर्य तो विपक्ष को पूछना चाहिए कि किस शब्दार्थ में उन्होंने कहा है। लेकिन एक बड़ी दुखद विडंबना है इस बात की कि जिम्मेदार भाजपा के मंत्री ने ये बात कह दी कि जगन्नाथ स्वामी जी कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री के, मतलब अब मैं क्या कहूं, भक्त कह दिए। लेकिन बाद में माफी मांग लिया उन्होंने। अरे भारत देश में तो वो चलन हो गया है। भारत देश में और खासकर के 2024 की राजनीति में जिस कदर नेताओं का चरित्र गिरा है, तवायफ का चरित्र नहीं गिरा जितना गिर चुका है। उम्मीद करते हैं कि हम संसदीय भाषाओं में जो है इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे चर्चा करें, सामान्य चर्चा है, ये बताएं कि जब इस तरह की स्थिति बनती है, एक आदर्श, नए आदर्श जो है निर्माण किए जा रहे हैं। बिलासपुर में भी कई तरह के नए आदर्श बनाए गए हैं, टिकट वितरण से लेकर कैंडिडेट के चयन तक। और ये हम देख रहे हैं कि कई बार ऐसा देखने को मिल रहा कि कई बार तो बड़ी पार्टियों के जो प्रत्याशी वो अलग थलग पड़ गए। कुछ लोगों के साथ संगठन तो खड़े थे लेकिन वो प्रत्याशी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं था। क्या लग रहा है कि जो देवेंद्र यादव या तोखन साहू के अलावा कई निर्दलीय भी मैदान में थे, क्या ये मुकाबला दो ही लोगों के बीच में है या फिर इसमें कुछ तीसरा पक्ष भी हो सकता है? मुकाबला तो केवल दो ही पक्ष के बीच में है। छत्तीसगढ़ में विशेषकर भाजपा और कांग्रेस के अलावा किसी तीसरी शक्ति के संभावना लगभग नहीं है। और यहाँ तीसरी शक्ति की संभावना कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आती। या तो लोग कांग्रेसी हैं या फिर भाजपा ही हैं। कुछ लोग जब काशीराम मजबूत थे तो एक तबका बसपा की तरफ जरूर था, लेकिन उनके अवसान के बाद अब वो बसपा भी लगभग बिखर गया है। हमने देखा कि कुछ लोगों को टिकट इसलिए दे दी गई, आधा दर्जन से ज़्यादा साहू चुनाव लड़ रहे थे इस वक्त बिलासपुर में। साहू समाज या ओबीसी वोट बैंक के इर्द गिर्द जो है पॉलिटिक्स चल रही थी। देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि मैं भी जो है ओबीसी या साहू जैसा हूँ। इसका फर्क पड़ा है इसका? देखिए, जाति की जो समीकरण है वो तो है। यादव को, जैसे कांग्रेस ने यादव समाज के लोगों को टिकट दिया है तो वो भी यादव समाज के वोटर को देख के दिया है। भाजपा ने साहू समाज का आदमी प्रत्याशी के रूप में सामने लाया है तो वो भी साहू समाज की जनसंख्या उनके वोटर को देख के लाए हैं। तो हर पार्टी अपनी इस तरह की रणनीति बनाते हैं। और अगर ओबीसी सेंट्रिक जो है पॉलिटिक्स होगी, यहाँ पे हमने देखा कि फीमेल सेंट्रिक पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा हुई है, महिला वोटरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रही है। अगर एक वर्ग विशेष के इर्द गिर्द ही राजनीति हो तो बाकी क्या करेंगे फिर? अब ये जो देश का जो पॉलिटिकल ट्रेंड है वो तो यही है, फिर वो इसको बदलना बहुत कठिन काम है। इसके लिए क्रांतिकारी लीडर की जरूरत पड़ेगी। और ये ट्रेंड जो सेट किया हुआ है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी ने सेट किया है, ऐसा लगता है क्या? ट्रेंड कोई अचानक सेट नहीं होता है, ये काफ़ी पहले से चला आ रहा है जातिवाद। तो बड़ी राजनीतिक जो है संघर्ष होती है, बड़े राजनीतिक उठापटक होते हैं और पाठशाला में कई बातें जो हैं सिलेबस में शामिल किए जाते हैं। ये जो ओबीसी वोट बैंक का पूरा खेल चल रहा था और हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि मैं भी ओबीसी हूँ या इधर साहू हूँ। हमने देखा कि कुछ साहू जो कैंडिडेट थे उनके टिकट भी काट दिए जो है बीजेपी ने, और उनकी जगह जो है कांग्रेस ने अपने हारे हुए साहू कैंडिडेट को जो है टिकट दे दी। महासमुंद की हम बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि दोनों ही पार्टियों में ज़्यादा हितैषी कौन नजर आ रहा है? देखिए, ओबीसी का ट्रेंड कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। दिग्विजय सिंह और अर्जुन सिंह जी के कार्यकाल के समय से चलते आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा कहना कि ओबीसी कोई नया प्रत्याशी हो रहा हो,
ऐसा नहीं है। ओबीसी जो है वो बहुत पहले से चला रहा है। ये अलग बात है कि जाति विशेष को लेकर के ओबीसी का जो है अभी नया धड़ा शुरू हुआ है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि ओबीसी मतलब साहू। तो छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर लोकसभा क्षेत्र में देखिए आप, ओबीसी मतलब साहू। और बिलासपुर तो हद हो गया कि लगातार 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 वही साहू साहू साहू। इससे जो है जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मतलब राय है कि एक विधानसभा क्षेत्र से ही लगातार तीसरी बार चौथी बार जो साहू मतदाता दे रहे हैं, तो बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के अन्य जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ के साहू मतदाताओं को भी एक कोफ तो हो रहा है कि क्या उसी क्षेत्र में ही साहू मतदाता रहते हैं, हमारे इस तरफ साहू मतदाता नहीं रहते क्या। तो साहू साहू के बीच में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उसका नुकसान कुछ न कुछ तौर पे अगर कहें तो भारतीय जनता पार्टी हो सकता है। जी, ये बड़ी साफ कैलकुलेशन है या कहें एक तरह का राजनीतिक गणना है जिन्होंने ये साफ किया कि अगर केवल साहू और वर्ग विशेष पे ही बात करें और क्षेत्र विशेष से ही साहू कैंडिडेट अगर चुना जाए तो इसका दुर्गामी परिणाम भी हो सकता है। कुछ और भी सवाल हमारे पास है। ये कहते हैं व्यंग में लोग कि अगर भक्त हैं तो जाहिर सी बात है भगवान भी है, और अब तो भगवान ने जो है घोषणा भी कर दी है कि वो मौजूद है। हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो चीज़ें हैं चल रही है, आखिरकार सारी चीज़ बातें चल रही हैं राजनीतिक तौर पर, ये कैसे जो है जस्टिफाई होती हैं कि पहले कह रहे थे कि अंधभक्त हैं और अब कह रहे हैं कि प्रॉपर भक्त है और एक भगवान भी सो कॉल्ड जो है अस्तित्व में आ चुका है। इसका कोई फ़ायदा है राजनीति में या फिर लोगों को? देखिए, भारत देश में जो व्यवस्था है शासन की वो संविधान से सम्मत है। हमारे यहाँ संविधान लागू होने के बाद से परंपरा है कि राजनीति में धर्म को नहीं लाते, इसलिए राजनीतिक मामलों में धर्म की बात नहीं करना चाहिए। अगर आप सिर्फ धर्म की बात कर रहे हैं तो मेरा मानना ये है कि धर्म बगैर जिज्ञासा के नहीं हो सकता, और जहाँ धर्म में जिज्ञासा से ज़्यादा आस्था को महत्व दिया जाता है वहाँ पर धर्म का पतन होता है। भारतीय सनातन धर्म में कभी भी एकेश्वरवाद की कल्पना नहीं की गई, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से 2014 के बाद सनातन धर्म में मोदेश्वरवाद को लागू किया जा रहा है, ये निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाएगा। और हमारे समाज ने इसके पहले भी ईश्वर को देखा है। जबलपुर के पास गाडरवारा में पैदा हुए नेमीचंद जैन, जिनने बाद में अपना नाम रजनीश रखा, उनने भी स्वयं को भगवान घोषित किया था। बाद में जब व्याख्या की बात आई तो उन्होंने कहा कि भगवान का अर्थ भाग्यवान होता हो, मैं भाग्यवान हूँ इसीलिए मैं भगवान हूँ। अभी कुछ साल पहले हमने MSG भी देखा, मैसेंजर ऑफ गॉड, उनकी क्या हालत हुई वो भी हमने देखा। एक भगवान के अवतार आसाराम बापू आए थे, उनकी भी हालत हम देख रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कभी कोई भी व्यक्ति जब अपने को भगवान का अवतार घोषित करता है तो निश्चित रूप से या तो वह अति पवित्र आत्मा है या फिर उसके मानसिक संतुलन पे कोई शंका। क्या इन लोगों के या इस तरह के जो राजनीतिक लोग हैं जिन्होंने जो है अपने आप को भगवान भी बताया या उसके तुल्य जो है खड़ा किया, इससे जनता जनार्दन का, उनके भक्तों का, आम लोगों का कोई भला हो रहा है? बिलासपुर के परिप्रेक्ष्य में हम ये पूछ रहे हैं कि बिलासपुर के कई नाम हैं और भी, जैसे खोदापुर नाम है या बी ग्रेड सिटी है, स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, और कई तरह के दूसरे भी नाम हैं जो राजनीतिक तौर पर है या फिर भौगोलिक तौर पर रखा गया है। क्या लग रहा है कि इस 400 साल पुराने शहर के अब अस्तित्व को लेकर कोई सवाल खड़े हो रहे हैं? राजनीतिक तौर पर क्या इसका अलग प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल, जब जीत लोकतंत्र में जीत चुराई जाती तो जीत को चुराने वाला नेता जनता से हमेशा बचता है। बिलासपुर के वर्तमान राजनीतिक हालात में भी आप देखिए, जनता जब कभी भी अपने प्रश्नों को लेके जाती है या जनता के प्रश्न उठते हैं तो हारे हुए प्रत्याशी सक्रिय होते हैं। इससे ऐसा लगता है कि एक्चुअल में मतदाताओं ने जिसको वोट दिया, मतदाता उसी को अपने लिए उत्तरदायी पाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि विधानसभा में जीत चुराई गई है, इसलिए जब कभी भी बिलासपुर में कोई समस्या आती है तो पराजित प्रत्याशी ज़्यादा सक्रिय होता है और विधायक जो है वो गायब हो जाता है। ये हमने देखा पिछली बार जब इसे चुनाव हुआ था साल 2018 में शायद, तो ये देखा कि जनता ने बदलाव का तो मन बनाया था, बदलाव करके जो है एक नए MLA को भी ला दिया था।
अगली बार उस एमएलए का पत्ता साफ हो गया। तो क्या लग रहा है कि जो जनता बदलाव करती है, उस बदलाव में या उस उम्मीद में जो नेता हैं वो भी खरे नहीं उतर पाते? जनता बदलाव नहीं करती सर। आप विधानसभा बिलासपुर के वोट ट्रेंड को देखेंगे तो जितना वोट 2018 के चुनाव में पड़ा है उससे बहुत ज़्यादा वोट 2024 के चुनाव में पड़ा, 23 के चुनाव में। लेकिन जिस दिन रिजल्ट घोषित हुआ है उस दिन जीत के आंकड़े से 1/4 लोग भी विजय जुलूस में नहीं गए। जीत का आंकड़ा यदि 29,000 वोट था तो 2,900 लोग भी विजय जुलूस में नहीं थे। तो मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ ये वोटर जो है वो फर्जी है। बिलासपुर जिले की मतदाता सूची बहुत बुरी तरीके से जो है वो संदिग्ध हो चुकी है, क्योंकि यहाँ की मतदाता सूची को कोई भी व्यक्ति वेरीफाई नहीं कर सकता। जिस जिले में प्रशासन मतदाता सूची में मतदाताओं का नाम बढ़ाने के लिए कोचिंग सेंटर्स को अपना टारगेट बना ले और जिला प्रशासन के अधिकारी यहाँ पे संचालित होने वाले कोचिंग सेंटर में जाके वहाँ पे उपस्थित छात्रों के नाम दर्ज कर लें और उनको फर्स्ट टाइम वोटर बना ले, उसके बाद फिर वोट इंक्रीज नहीं होता है। सीधी सी बात है कि भाई जो बच्चा बिलासपुर में रहता ही नहीं है उसका नाम तो वोटर लिस्ट में आ जाता है, लेकिन वो वोट देने नहीं आता। वैसे में इस बिलासपुर शहर में जो भी चुनाव हो रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा निर्वाचन अधिकारी आएगा जो पहले इस जिले की निर्वाचन सूची को दुरुस्त करेगा, उसके बाद यहाँ के चुनाव की वैधता पे सवाल होगा। तो काफ़ी गंभीर विषयों पे जो है हमने बातचीत की, ये भी समझने का प्रयास किया है कि आखिरकार बिलासपुर लोकसभा सीट पे किस तरह की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है, जबकि नौतप्पा शुरू हो चुका है। लगातार जो है वो तापमान में वृद्धि हो रही है और राजनीतिक तौर पर भी जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। 4 जून को जब काउंटिंग होगी तो कई चमत्कारिक परिणाम जो है बिलासपुर में देखने को मिलेंगे, चाहे वो देवेंद्र यादव के हक में हो, आइदर वो तोखन साहू के हक में हो, या कोई नया चमत्कार भी हमको देखने को मिल जाए। इस सब तरह के अनिश्चितताओं के बीच जो है हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि जनता जनार्दन के लिए चुनी हुई सरकार और चुना हुआ प्रतिनिधित्व जो है उनके जीवन को आसान बनाएगा, जबकि वो खुद भगवान की श्रेणी में आते जा रहे हैं। तो जनता जनार्दन या जो उनके सेवक हैं उनका कल्याण जरूर होगा। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।